जो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी जातिवाद कर रहा है तो उस व्यक्ति से बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति कोई नहीं है। मत बनाओ सड़कें, मत बनाओ नालियां, मत लगाओ लाइटें, मत बनाओ मेडिकल कॉलेज, मत बनाओ आप चौक चौराहे। इस शहर का युवा नशे में जा रहा है। आज कुछ लोग हैं जो पिछले 4 सालों से बोले नहीं, 4 सालों तक उन्होंने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। अब चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है कि शहर में नशा बढ़ रहा है। चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है कि शहर में डेवलपमेंट नहीं हुआ। चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है अभी अम्बेडकर सर्किल बना है। चुनाव आ गए तो वो ये नाम भी ले रहे हैं कि दलित एक्शन कमेटी आगे हो गई। श्री गंगानगर के अंदर पक्ष और विपक्ष है ही नहीं, सब मिली भगत है। सवाल ये उठता है कि बाबा साहब की मूर्ति 1 साल तक खंडित अवस्था में रही, उसके बाद 3 साल तक उसको पर्दे के पीछे रखा। क्या ये बाबा साहब के बेहद भी नहीं है? उद्घाटन आपने करवाया, यही मेरा सवाल था। चुनावी साल के वक्त उद्घाटन हुआ, आपने कहा प्रोसेस। लोग इसको कह रहे हैं कि ये उद्घाटन नहीं था, चाणक्य जी का शक्ति प्रदर्शन था। दलित एक्शन कमेटी हर प्रोग्राम में भारी रही है, इसमें बाकी समुदाय के लोगों को पीछे रखा गया, सिर्फ दलित समुदाय के लोग आए। क्यों आए? क्योंकि दलित एक्शन कमेटी इस प्रोग्राम में भारी रही है और एक तरीके से अशोक चाणक्य जी का शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके की विचारधारा रहती है। गंगानगर मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे सारे लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। गंगानगर में अलग अलग समाज भी रहते हैं, कोई अरोड़ा समाज का है, कोई बनिया समाज का है, तो कोई ब्राह्मण समाज का है। इसी समाजों में एक समाज आता है दलित समाज। दलित समाज, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसमें माइनॉरिटीज़ भी आती हैं। ऐसे ही दलित समाज के नेता के साथ आज हम बैठे हैं। हमारे साथ बैठे हैं बंटी वाल्मीकि जी। बंटी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस लायक समझा मुझे कि इस शो के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बंटी जी, आपको मैं बता दूं कि बंटी जी पार्षद हैं और दलित एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो बंटी जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपने कब पॉलिटिक्स चालू की, कब आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? सर, पॉलिटिक्स मैंने आज तक चालू ही नहीं की। मैं बचपन से खेल कूद के अंदर ज़्यादा रहा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन था, वहाँ से मैंने स्नातक की। तो वहाँ पे बड़ा एक अच्छा व्यवहार था, अच्छे एक हमारा सर्किल था सभी साथियों का सोशल वर्क करने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने आज तक राजनीति की नहीं, मैं सोशल वर्क करता हूँ। मेरा मेन काम जो है, मेरा मुख्य जो कार्य है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और आज तक मैं सामाजिक कार्य ही कर रहा हूँ। बंटी जी, आप दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आए हैं। कभी आपने जातिवाद का सामना किया है? बिल्कुल, जातिवाद का सामना तो मैंने बचपन में ही, जब मैं कक्षा फर्स्ट में था तब से जातिवाद का सामना मैं कर रहा हूँ। तब हमें समझ नहीं थी इतनी कि जातिवाद क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। लेकिन जो बचपन में हमारे साथ जातिवाद हुआ स्कूल में, मैं उन स्कूल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे लिए मेरे शिक्षा का मंदिर था और मैं किसी स्कूल का नाम लेके उसकी। किस तरीके का जातिवाद होता था, कैसे मतलब जातिवाद का आपने सामने किया? फर्स्ट कक्षा के अंदर जब मैं मेरे बेंच पे बैठता था, एग्ज़ाम कर रहा था, तो एक बार, पहली बार जब मेरे साथ जातिवाद हुआ है, तो मुझे मैडम ने बालों से पकड़कर नीचे बैठा दिया कि तू यहाँ एग्ज़ाम करेगा, यहाँ पेपर देगा। तब मुझे समझ में नहीं थी, मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। लेकिन ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में आने लग गया और जब मैं 10वीं कक्षा के अंदर हो गया, तब मुझे समझ में आई कि जातिवाद क्या होता है। उन जो अध्यापिका थी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार जातिगत भावना से किया था। नहीं तो ये सरकारी स्कूल था क्या प्राइवेट स्कूल? वो जी प्राइवेट स्कूल था। बिल्कुल। मतलब कि शिक्षक नहीं जातिवाद का आपके साथ सबसे पहली बार तब से ही हुआ है अब। तो कभी आपने आपके फ्रेंड सर्किल या फिर व्यक्तिगत तौर पर आपकी हम उम्र ने कभी जातिवाद किया आपके साथ? मेरा फ्रेंड सर्किल बड़ा शानदार रहा। सभी जाति धर्म समुदाय के मेरे दोस्त हैं और मैं बड़ा खुश नसीब और भाग्यशाली आदमी हूँ उस मामले में कि मेरे जो मित्र मंडली है उसके अंदर हमारे कभी भी आपस में जातिवाद नहीं हुआ। लेकिन आप इस देश के अंदर रहते हो, आप भारत देश में रहते हो, भारत देश में विभिन्न जाति समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं और 21वीं सदी के अंदर भी जहाँ पर जातिवाद का इतना बोलबाला है, आए दिन यहाँ पे राजस्थान के अंदर आगे चले जाओ आप शेखावट एरिया के पास, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, जालौर, वहाँ पे कितना जातिवाद फैल रहा है और किस तरीके की घटनाएं सामने। गंगानगर में उस तरीके का जातिवाद है जिस तरीके का बाकी शहरों में राजस्थान के? नहीं, गंगानगर के अंदर थोड़ा सा अलग है। गंगानगर में जो पंजाबी कल्चर है, गंगानगर में जो अरोड़ा बिरादरी हमारी, जब भारत और पाकिस्तान एक था, जब पाकिस्तान से अरोड़ा बिरादरी यहाँ पे आई और पंजाबी जो कल्चर है
उससे यहाँ का जो माहौल है और जो यहाँ की आपस में जो प्यार प्रेम है वो बड़ा शानदार है। यहाँ पे जातिवाद कम है, लेकिन जातिवाद का तरीका बन गया अब। एक होता है डायरेक्ट जातिवाद, एक होता है इनडायरेक्ट जातिवाद। इनडायरेक्ट जातिवाद कैसे? आज यदि बंटी वाल्मीकि किसी व्यक्ति से मिल रहा है तो वो पूछते हैं, यार किस कास्ट का है? मैं कहा, अंकल जी मैं वाल्मीकि हूँ। कितना पढ़ा हुआ है? तो मैं उनको अपने क्वालिफिकेशन बताता हूँ। तो बड़े वो अचरज के साथ, एक तो होता है खुशी के साथ कि यार बहुत बढ़िया बेटा, यार तूने इतनी पढ़ाई की, बड़ा अच्छा लगा। कि यार इतना पढ़ा हुआ है, अरे तुम लोग इतने पढ़े हुए हो। तो वो इनडायरेक्टली होता है। समय समय पे हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है और समय समय पे ऐसी बातों का हम सामना करते भी रहेंगे। लेकिन मेरा मानना लगा इससे जो भी दलित समुदाय है या अन्य समुदाय आपस में यदि कोई ऐसी बात हो भी जाती है, तो जब तक हम एक दूसरे के विचारों को अनुभव नहीं करेंगे, एक दूसरों के विचारों को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के विचारों को हम व्यक्त नहीं करेंगे, आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, तब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद खत्म करने के लिए हम सबको आपसी भाईचारे के साथ आपसी बातचीत करनी पड़ेगी। जहाँ हो सकता है कि कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है और कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति है, हो सकता है कि उसमें अपर कास्ट की गलती ना हो, निम्न कास्ट के व्यक्ति की गलती हो, या कई बार निचली दर्जे की जो जाति है उसकी गलती ना हो, अपर कास्ट की गलती हो। तो ऐसे मामलों को हम जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के त्योहारों में, आपस में एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, आपस में एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में, पारिवारिक कार्यों में जब हम मिलजुल के हम रहेंगे और उनके अंदर शरीक होंगे इन कार्यक्रमों में, तो निश्चित तौर पे जातिवाद खत्म होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद में, अभी आप पार्षद भी हैं, नगर परिषद में दलित जाति के कितने लोग काम करते हैं? जैसे कि सफाई मजदूर, इनमें दलित जाति के कितने लोग हैं? नगर परिषद के अंदर जो कर्मचारी वर्ग है उसके अंदर 93% जो है वो वाल्मीकि समाज के लोग कार्य कर रहे हैं आज के दिन में, और अन्य समाज के भी काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नगर परिषद के जो कार्यालय कर्मी हैं, नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी साथी हैं, चाहे किसी धर्म जाति वर्ग समुदाय के हो, वहाँ पे बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ आपस में मिलजुल के काम करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के अंदर श्री गंगानगर की नगर परिषद ऐसी है जहाँ पे जातिवाद का कहीं नामो निशान नहीं है। एक तो ये भी बात आ जाती है ना कि लोग जब बात करते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो रहा है, तब आंकड़े निकाले जाते हैं कि अगर जातिवाद खत्म हो रहा है, कि आरक्षण की जब बात आती है कि अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तब आंकड़े निकाले जाते हैं कि अभी भी आप नगर परिषद में देखिए कि दलित समाज के लोग अभी भी नगर परिषद में कर्मचारी वर्ग है जो दलित समाज का सबसे ज़्यादा है, और अगर इनको आरक्षण नहीं मिला तो आगे ये कैसे बढ़ेंगे? तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि अभी दलित समाज में, जैसे जो नगर परिषद में दलित समाज के कर्मचारी कितने हैं, अभी भी क्या सुधार आ रहा है दलित समाज में कि लोग पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन रहे हैं, या फिर अभी भी वहीं पे ही हैं? देखिए, पहली बात तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण की एक सोच रखी, वो निचले तबके को उस तबके के बराबर लाना है जिससे वो जरा पिछड़ गए थे प्रतिनिधित्व के लिए। तो उस प्रतिनिधित्व के लिए जो बाबा साहब ने आरक्षण रखा है, वो सोच आज केवल मात्र गंगानगर नहीं, पूरे देश के अंदर वो सोच अभी तक हमारी पूरी नहीं हो पाई है। बाबा साहब ने जिस भारत देश का सपना देखा था कि यहाँ पे समानता आए, यहाँ पे बंधुत्व आए, यहाँ पे सब लोग संविधान का पालन करें, यहाँ पे लोकतंत्र का पालन करें, तो वो खामियां अभी भी कुछ खामियां हमारे अंदर हैं। अब बात आती है कि दलित समाज ने कितना डेवलपमेंट किया। दलित समाज का डेवलपमेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कहूँगा, जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आज सफाई कर्मचारी जो भाई बहन है, वो अपना मेहनत का कार्य करते हैं, वो दिन रात मेहनत से कार्य करते हैं। जब बरसात, सर्दी, गर्मी, ओस का भयंकर सीजन होता है, उस वक्त भी वो अपने घरों से निकलकर अपने सफाई का कार्य करते हैं। मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। समाज में डेवलपमेंट आई है। आज आप पूरे देश में देखो, अम्बेडकरिज्म की लोगों को समझ आई है क्या चीज़ है, अम्बेडकरवाद क्या चीज़ है, लोगों को समझ आया है। अम्बेडकर जी क्या चीज़ है, लोगों को समझ में आया है। ये समझ किस लिए आई है कि वो शिक्षा से जुड़े हैं। आज पूरे देश के अंदर फेसबुक का सबसे ज़्यादा फायदा किसी समुदाय को मिल रहा है तो वो दलित समुदाय है। हमारे पास पहले अपनी बात को रखने के लिए कोई जरिया नहीं था। इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारे पास इतना नहीं था।
जो हमारा जरिया मंच के, लेकिन फेसबुक के माध्यम से हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, हम हमारी बातों को रख सकते हैं। तो ये बड़ा शानदार हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मिल रहा है तो वो पिछड़ी जातियों के समुदाय को मिल रहा है, जो निचली जातियों के समुदाय को मिल रहा है, और उस समुदाय को मिल रहा है जो मजदूर वर्ग से है। आपके हिसाब से देश में जातिवाद कैसे ख़त्म हो सकता है? देश में जातिवाद तब खत्म होगा जब हम सब के अंदर मानवता की भावना आएगी, जब मानव को मानव समझा जाएगा, जब बंधुत्व की भावना आएगी, आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में आर्टिकल जो 15 है, समानता का अधिकार, जब समानता का अधिकार तभी लागू होगा जब सबके अंदर समानता की भावना पैदा होगी। इस देश के अंदर, जिस देश का बहुत बड़ा इतिहास है, जिस देश के लिए हम मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय का आदमी, मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर मोहब्बत से इस देश को प्यार करता है। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब, मजदूर, अमीर आदमी देश को प्यार करता है। देश को प्यार करना और देश को हम तरक्की पे लेके जाएं और देश में एकता कैसे हो, ये तभी संभव है जब जातिवाद खत्म हो। और जातिवाद तब खत्म होगा जब हम एक दूसरे को जातिगत भावना से ना देखकर मानवता की भावना से देखेंगे। आप ये बताइए कि जातिवाद कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? जैसे आपने बताया कि आपको फर्स्ट क्लास में आपको नीचे बिठाया गया था। क्या आज के दौर में ऐसा हो सकता है गंगानगर में? क्या आज के दौर में ऐसा जातिवाद है गंगानगर में? देखो, गंगानगर एक बड़ा ही शानदार शहर है। मैंने बताया आपको कि गंगानगर में जातिवाद कम है। अभी आप जालौर की घटना ले लीजिए। एक बच्चा जो 5वीं कक्षा में का छात्र है, स्टूडेंट है, उसको अध्यापक ने केवल मात्र मटकी छूने भर से बहुत बुरी तरह से पीटा, उसकी मौत हुई। एक बात ये भी आ जाती है कि मास्टर, शिक्षक अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो पढ़े लिखे तो वो भी हैं। अगर शिक्षा इसका हल होता तो वो आज जातिवाद क्यों कर रहे होते? जैसे आपके भी शिक्षक ने किया है। अगर शिक्षक अगर ये चीज़ कर रहा है तो मतलब पढ़ाई इसका हल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, फिर भी वो जातिवाद कर रहे हैं। मैंने आपको पहले एक बात बोली है, मानवता। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित है तो उसके अंदर मानवता है, ये ज़रूरी नहीं है। मानवता के लिए हमारे संस्कार क्या है, मानवता के लिए हमारे माता पिता ने हमें सिखाया क्या है, मानवता के लिए हमारी खुद की सोच कितनी डेवलपमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति शिक्षित है उसकी सोच ही डेवलपमेंट करेगी। मेरी माता पिता है, वो बड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया है कहीं पे भी कोई गलत हो, कोई बात, तो उसका विरोध करना। जबकि वो साक्षर है, कहीं पे भी कोई बात गलत हो तो उसका विरोध करना। कहीं पे भी किसी महिला पे अत्याचार हो तो उस महिला की तुझे मदद करनी है। ये संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले हैं, ये संस्कार मुझे मेरी माता से मिले हैं, आज तक मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में डेवलपमेंट ला सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी जातिवाद कर रहा है तो उस व्यक्ति से बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति कोई नहीं है। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान से हमें जो शिक्षा मिलती है वो किताबों से कभी नहीं मिलेगी, मेरा ये मानना है। बंटी जी, एक बात बताइए कि दलित समाज गंगानगर में 27%, मैंने अभी पढ़ा था, 27% से भी ज़्यादा हो सकता है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। दलित नेता सामने क्यों नहीं आ रहा कि कोई दलित नेता आकर एमएलए बने अपने दम पर, कि खुद आगे आके एमएलए बने? कोई दलित नेता आके क्यों नहीं आ रहा? क्यों दलित जो वर्ग है, दलित नेता के वर्ग है, वो हमेशा किसी के अंडर हो जाते हैं? कभी किसी के अंडर हो गए, कभी किसी के अंडर हो गए। क्यों वो खुद आगे आके क्यों नहीं आगे आ पा रहे वो? देखिए जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो दलित समाज आज के दिन में शिक्षा ग्रहण कर, दलित नहीं, माइनॉरिटीज़ की बात ले लेते हैं, मुस्लिम वर्ग को भी अपन जोड़ सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं। दलित समाज हो या माइनॉरिटी, SC ST OBC की बात कर रहे हो, माइनॉरिटी की बात कर रहे हो, तो हम शिक्षित हो गए हैं लेकिन आज भी हम जेब से कमज़ोर हैं, धन से कमज़ोर हैं। विधायक का चुनाव जो है, आज सबको पता है कि गंगानगर के अंदर किस तरीके से विधायक का चुनाव होता है। दूसरी बात ये, मेरा मानना ये है कि चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, लायक व्यक्ति सामने आए। जरूरी नहीं कि दलित MLA ही हो, दलित MPs हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो दलित है, चाहे वो मुस्लिम है, अच्छा व्यक्ति आगे आए।
शिक्षित व्यक्ति आगे आए, संविधान को मानने और जानने वाला व्यक्ति आगे आए, वो व्यक्ति आगे आए जो हमारे शहर के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके, उनको मूलभूत सुविधाओं के आगे उनका डेवलपमेंट कर सके। मूलभूत सुविधाएं बताइए, क्या है मूलभूत सुविधाएं? देखो, आज अगर शहर के अंदर मैं मान लो पार्षद हूँ या मुझसे बड़े कोई अन्य पदों पे जो लीडर है, सड़क बनाना डेवलपमेंट है? नाली बनाना कोई बहुत बड़ा काम है? पार्क तैयार कर देना कोई बहुत बड़ा काम है? अस्पताल बना देना कोई बहुत बड़ा काम है? हम वायु यान के लिए हम एयरपोर्ट बना दे बहुत बड़ा काम है? ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं इंसान की। मूलभूत सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी सरकार की है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। मूलभूत सुविधा प्रत्येक भारत के नागरिक को मिले, देश के प्रत्येक नागरिक को मिले, ये मूलभूत सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यदि हमने सड़कें बना दी, नालियाँ बना दी, हमने लाइटें लगवा दी, हमने अच्छे पानी की व्यवस्था कर दी, हमने अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी, तो हमने कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर दिया है। ये सोचने वाली बात है कि श्रीगंगानगर जैसे शहर के अंदर इतनी देरी के बाद ये मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। 21वीं सदी है, देश को आज़ाद हुए 75 से 76 साल के बीच में हो गए हैं। गंगानगर की आप बात करो, उसके विकास की बात करो, तो विकास भैया किसे कहते हैं? विकास उसे कहते हैं जब मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होने के बाद हम आगे की ओर बढ़े, तब उसको बोलते हैं विकास। इसको विकास नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मैंने मूलभूत सुविधाएं हमारे शहर के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं होगी, मतलब क्या होता है विकास, आप ये बताइए ना। क्योंकि ये नालियाँ अगर पुराने टाइम से नहीं बनी है और इस बार बन गई, अगर सड़कें पहले नहीं बनी इस बार बनी, तो एक तरीके का ये भी तो वो कह सकते हैं कि हमने काम करा है। काम, मूलभूत सुविधाएं पहले नहीं थी, हमने मूलभूत सुविधाएं दिलवाई हैं। पर सर आपके हिसाब से क्या है विकास? अगर ये मूलभूत सुविधाएं हैं तो विकास क्या चीज़ है? आज शहर के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, शहर के अंदर नशा बढ़ रहा है। नशा क्यों बढ़ रहा है? लड़के जो हमारे नौजवान साथी हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति में क्यों जा रहे हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। क्या किसी भी लीडर ने, किसी भी नेता ने, किसी भी पूर्व एमएलए एमपीज ने, वर्तमान में जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि शहर के अंदर रोजगार कैसे आए? क्या किसी ने कल कारखानों के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो सरकार से जॉइंट चलती है, उनके लिए कभी सोचा? नहीं सोचा। शहर के अंदर कैसे उनको रोजगार मिले, सोचा? इसके लिए नहीं सोचा। आज शहर में मैं बता दूं जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? युवा नशे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि युवा के पास समय है। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छे शिक्षित व्यक्ति, मैं बता दूं आपको, जो बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं, वो व्यक्ति, जो वो नौजवान है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं कि रोजगार नहीं है। बेरोजगारी की मार बहुत भयंकर है। किसी ने सोचा? मेरा मानना ये है कि वो जो थीम है उसके ऊपर काम करें कि हमें हमारे शहर के अंदर ही शहर के लोगों को रोजगार कैसे मिले। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप एक तरफ तो विकास की बात कर रहे हो, आप एक तरफ बात कर रहे हो कि आप विकास किसे मानते हो। मैं ये कहता हूँ कि शहर के अंदर आज के दिन में आप मत करो कुछ भी, मत बनाओ सड़कें, मत बनाओ नालियाँ, मत लगाओ लाइटें, मत बनाओ मेडिकल कॉलेज, मत बनाओ आप चौक चौराहे। इस शहर का युवा नशे में जा रहा है। इस शहर का युवा जो है वो पथ भ्रष्ट हो चुका है। उस एक जो युवाओं के अंदर जो एक परसेंटेज है, कम से कम 25%, कम नहीं होता, 25% जो युवा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहा है। आज रोज़ आए दिन अखबार के अंदर आता है कि फला जगह पे इंजेक्शन लगाते हुए युवक की मौत, चिट्टा पीकर युवक की मौत, आपराधिक गतिविधियों में युवक की मौत। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पुलिस का भी तो काम है कि इस चीज़ को रोकना। अगर ये चीज़ हो रही है तो पुलिस क्या काम कर रही है शहर की? केवल गंगानगर में नहीं, पूरे राजस्थान में, केवल राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में, केवल हर स्टेट में नहीं, पूरे भारत देश के अंदर हम सबको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो शासनीय पद्धति है, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनके ऊपर लगाम किनकी है हमें पता है। ये सब जो भी हो रहा है ये हमारे राजनेताओं की वजह से हो रहा है। आज अगर हमारे राजनेता सभी एक मंच पे आए, एक मंच पे आके बोल दे कि हम शहर के अंदर, हम पूरे देश को नहीं सुधार सकते, हम इतने मतलब
ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं है, इतनी ताकत हमारे पास नहीं है, हम हमारे शहर की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज सभी नेता एक मंच पे इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं ये बात करते कि हम सब प्रशासन की नाक में नकेल डालें कि हम शहर के अंदर आपराधिक गतिविधि नहीं होने देंगे, हम शहर के अंदर नशा नहीं बिकने देंगे। क्यों नहीं हो रहे, क्यों नेता ऐसे कर रहे हैं कि ये तो जन समस्या है कि अगर नशा हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो ये तो सब जनता परेशान हो रही है। नेता भी गंगानगर ही रहते हैं, अगर नशा बढ़ रहा है तो उनकी भी समस्या है, ये तो क्यों नहीं इकट्ठे होकर इसका हल निकाल रहे? देखिए राजनीति है जी, जो सत्ता में है उनको क्या पता नहीं है कि शहर के अंदर नशे की प्रवृत्ति कितनी बढ़ चुकी है। शहर में सरेआम चिट्टा बिक रहा है, सरेआम अवैध धंधे हो रहे हैं। आज उनका खुद का एक कर्तव्य और फर्ज है कि वो आगे के काम करे। फिर उसके बाद इस शहर के अंदर नेता बहुत है, जनता कम है, नेते ज़्यादा है। सबको अपनी डपली अपना राग है कि कैसे हम अपनी डपली अपना राग बजाएं। अपना राग बजाएंगे तो उनको ख्याति मिलेगी। आज कुछ लोग हैं जो पिछले 4 सालों से बोले नहीं, 4 सालों तक उन्होंने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। अब चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है कि शहर में नशा बढ़ रहा है। चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है कि शहर में डेवलपमेंट नहीं हुआ। चुनाव आ गए तो उन्हें ये भी दिख रहा है भी अम्बेडकर सर्किल बना है। चुनाव आ गए तो वो ये नाम भी ले रहे हैं कि दलित एक्शन कमेटी आगे हो गई। चुनाव आ गए तो आज उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा याद आ रही है, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति टूटी थी 6 मई 2021 को, जो पहली मूर्ति थी, तब वो लोग क्यों नहीं आए आगे? मूर्ति की बात करेंगे। आप बता रहे थे कि 4 साल से जो लोग नहीं रहते वो अचानक से आ रहे हैं, पर सर एक बात ये है कि 4 साल हो गए हैं कार्यकाल के, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई है सही ढंग से कि शहर में कि विपक्ष है? आपको कौन सा नेता लगता है कि जिसने, पक्ष तो है ही कि एमएलए बने हुए हैं गौड़ साहब, पर विपक्ष में रह के किसने असली भूमिका निभाई? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं ना ही तो कांग्रेस पार्टी में हूँ ना ही बीजेपी में हूँ। मेरी विचारधारा अलग है। मेरी विचारधारा से मेल खाती हुई मुझे पार्टी नहीं मिली आज तक। या तो हो सकता है कि मेरी विचारधारा बहुत ज़्यादा गलत हो या सही हो। श्री गंगानगर के अंदर पक्ष और विपक्ष है ही नहीं, सब मिली भगत है। श्री गंगानगर के अंदर मैं नहीं मानता कि कांग्रेस और बीजेपी है। अगर कांग्रेस है तो जब बीजेपी का राज था और बीजेपी के राज के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ था तो कांग्रेसी क्यों चुप थे? क्यों चुनाव के 1 साल पहले निकलते हैं? और वही बात बीजेपी की, यदि कांग्रेस के राज के अंदर कांग्रेस ने वो मानते कि राजकता फैलाई, डेवलपमेंट नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी, तो क्यों नहीं बीजेपी के लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई? लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव के मेरे हिसाब से 6 या 7 महीने रह गए। अब सबको पार्टी की विचारधारा याद आ रही है, अब सबको पार्टी का झंडा याद आ रहा है, अब सबको शहर की जो हालात है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब सब अपने बयानबाजी कर रहे हैं, अब सब ये बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं, हम हमारे सामने कोई चुनाव लड़े हम उनको हरा के दिखा देंगे, हम इतने वोट ले जाएंगे, या मैं बहुत मजबूत हूँ। तो इस शहर की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, इस शहर की जिम्मेदारी प्रत्येक पार्टी की है, इस शहर की जिम्मेदारी प्रत्येक उस लीडर की है जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसने पार्षद का चुनाव लड़ा। वो चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे, शहर की जनता को संभालना चाहिए। अब सर, अब आपने मूर्ति की बात छेड़ी सर, अब मैंने एक रिपोर्ट भी बना रहा हूँ लगातार और आपसे भी बातचीत चली है मेरी इस बारे में। सर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की बात करते हैं, व्यूअर्स को थोड़ा सा बता देते हैं, इतिहास थोड़ा गलत चल गया था। बाबा साहब की मूर्ति उद्घाटन हो रहा था, नई मूर्ति बन रही थी, अचानक से कोई शरारती तत्व आके उसका खंडित कर देता है। सर, सवाल ये उठता है कि बाबा साहब की मूर्ति 1 साल तक खंडित अवस्था में रही, उसके बाद 3 साल तक उसको पर्दे के पीछे रखा गया, क्या ये बाबा साहब के बेहदबी नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर्किल का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ उसकी शुरुआत करवाई निवर्तमान कलेक्टर महावीर प्रसाद जी वर्मा ने। ये 2020 की बात है। 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस बनाया जा रहा था। वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच का मेरा परम मित्र कालूराम मेघवाल भी मौजूद था। दलित एक्शन कमेटी का अध्यक्ष मैं खुद हूँ, हम सब साथी मौजूद थे। कलेक्टर महोदय ने विधायक महोदय से रिक्वेस्ट की, विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की घोषणा हुई और निर्माण कार्य शुरू हो गया। उसके बाद जो पहली मूर्ति है वो दलित समाज ने आपसी सहयोग करके मंगाई। पहली मूर्ति 12 अप्रैल 2021 को वहाँ पे हमने स्थापित कर दी चौक पर, जबकि चौक का निर्माण कार्य चल रहा था। उसके बाद 6 मई को
6 मई 2021 को एक असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया गया, मूर्ति की अंगुली तोड़ दी। उस दौरान क्या हुआ? वो असामाजिक तत्व पकड़ा गया, क्या बयान था, क्यों तोड़ी उसने मूर्ति? उसका वही बयान था जो आज तक भारत देश के अंदर जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटी है, आप रिपोर्ट देख ले, हर उस व्यक्ति को मानसिक विकार, बुद्धिहीन घोषित किया गया है, मानसिक रोगी घोषित किया है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा है। और वही इस केस में हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने वाला जो व्यक्ति था, उसको पुलिस ने जो बयान लिए, कोर्ट में जो बयान, उसके अंदर ये घोषित किया गया कि ये व्यक्ति मानसिक रोगी है। मतलब वो आज भी आज़ाद घूम रहा है उसको, तो उसने बोला क्या था, क्यों तोड़ी उसने? जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी है, उसने ये बयान दिया कि मैं बेरोजगार था और मैंने सोचा कि ये देश के प्रधानमंत्री की मूर्ति है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। ये बयान उसने दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अगर ये बुद्धिहीन अगर है, अगर नहीं मानते, तो क्या ये साजिश है? क्या लगता है कि क्यों टूट रही है मूर्तियाँ? ऐसा नहीं है कि मूर्ति आगे गांधी जी की मूर्ति है, आगे पूरे शहर में किसी पर बाबा साहब की मूर्ति टूटना, ये क्यों? ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। राजजीरा के अंदर वो व्यक्ति नेपाली जो था वो काम करता था, पहले वो आता था, उसे पहले जब वो आया होगा अपनी थिंकिंग के साथ, या वो मानसिक रोगी है, तो पहले केदार जी की मूर्ति आती है, उसके बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति आती है, उसके बाद जो तीसरा स्टैचू था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू था। तो पहले दो मूर्तियाँ जब उसके सामने आई तो उसने पहले क्यों नहीं सोचा, उसने बाद में क्यों सोचा? तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो संशय पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश हुई थी। तो सर, आपने अभी बात चल रही थी कि उसके बाद आप खंडित हुई मूर्ति, खंडित होने के बाद क्या हुआ, आगे आप बताइए। जब मूर्ति खंडित हुई 6 मई 2021 को, उसके बाद कोरोना का जो दूसरा वारंटर था, कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो आ चुकी थी। उस दिन भी लॉकडाउन लगा हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटी, पूरे दलित समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगने के बाद हम सब जितने भी दलित समाज के अग्रणी नेता थे और जितने लोग थे, उसको प्रशासन ने एक निवेदन किया कि आप लोग कोई आंदोलन मत करना, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए हमारा वो आंदोलन स्थगित करना बनता था। हम आंदोलन करते, सैकड़ों की संख्या के, हजारों की संख्या में दलित समाज के लोग बाहर आते, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई कोरोना की चपेट में आता, कोरोना भयंकर रूप से श्री गंगानगर में फैल जाता, तो हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते, हम समय अपनी नज़रों में दोषी हो जाते। इसलिए हमने उस आंदोलन को मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद कोरोना चलता रहा। कोरोना जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई, हमने इस बीच मूर्ति जो पहले 8 फीट की थी वो खंडित हो गई, टूट गई। उसकी जगह पे 11 फीट की मूर्ति हमने निर्माण के लिए जयपुर में दी। 25 जनवरी 2022 को नई मूर्ति बन के आ गई, जिसको हमने वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर सह सम्मान रख दिया। उसके बाद 10 अप्रैल 2022 को जो 8 फीट की मूर्ति थी, जो बार बार कई चैनलों में चल रहा है कि उस मूर्ति को लंबे समय तक पर्दे में ढक के रखा, क्या बाबा साहब की बेअदबी नहीं है? जब 8 फीट की मूर्ति तोड़ दी गई और हम बाबा साहब की मूर्ति को सह सम्मान नई मूर्ति बनवा रहे हैं, हमने ऑर्डर कर दिया है और 25 जनवरी को वो मूर्ति डिलीवर करनी है, मूर्ति जो बनाने वाला जो कारीगर है उसने, तो कहाँ बेअदबी है? वो बेअदबी नहीं है। पहले 8 फुट की मूर्ति थी, उसके बाद 11 फीट की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, निर्माण उसका चल रहा था, कारीगर उस मूर्ति को बना रहा था, तो बेअदबी नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, कुछ अवसरवादी लोग होते हैं जो उसको बेअदबी बनाते हैं। एक चौक है जिसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ विधायक कोटे से, संसद का, उस पर दलित समाज ने मूर्ति का निर्माण करके लगवाया, मूर्ति टूट गई। लेकिन जो स्ट्रक्चर केवल मात्र संसद का तैयार हुआ था, उसके अलावा जितना काम बकाया था, उससे पहले उसमें फवारे नहीं थे, फर्श का निर्माण नहीं हुआ था, फाउंटर का निर्माण नहीं हुआ था, बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ था, गेटों का निर्माण नहीं हुआ था। और जो ग्रीनरी है, अब आप चौक के ऊपर जाके देखिए, जो ग्रीनरी वहाँ पे तैयार की गई है, वो सब कार्य संसद का जो स्ट्रक्चर था, विधायक कोटे का 10 लाख पूरा होने के बाद हमने 22 जनवरी
2022 को नगर परिषद के सभापति महोदय करुणा चांडक जी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चांडक जी को बुला के वहाँ पे घोषणा करवाई, और उसके बाद 57 लाख का काम उस चौक पे हुआ है। तो जब कार्य होगा तो वो विधिवत रूप से होगा। उसके बाद जो उसकी जो जितना भी नक्शा था चौक का, वो हमने जयपुर से आर्किटेक्ट से बनवाया। उसके बाद जो फव्वारे थे, उस म्यूजिकल फव्वारे का निर्माण कार्य होना, उसके लिए एक फाउंटेन तैयार होना, फव्वारे लगना, फर्श लगना, फर्श तैयार होना, उसके बाद बाउंड्री वाल बनना, बाउंड्री के बाद ग्रीनरी लगना। इन चीज़ों में टाइम तो लगेगा ना। किसी चीज़ को हम श्रृंगार करेंगे, किसी चीज़ को हम खूबसूरती देंगे तो उसमें समय लगता है। ये मुझे लगता है कि बड़ी अटपटी बात लगी मुझे कि बीच में ही चौक का निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं और बीच में धरना प्रदर्शन भी हुआ। वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं और हमेशा हमारे भाई रहेंगे। लेकिन चौक के निर्माण कार्य चल रहा है, आपको पता लग गया है कि नगर परिषद ने वो तो जो हुआ था उनका सिर्फ ये कहना था कि ये खंडित मूर्ति ना रखें। अगर आपने मूर्ति बनवानी है प्लीज़ इसको उतार दीजिए, क्योंकि ये पूरे शहर के बीच में वो खंडित मूर्ति खड़ी है। अगर कोई भी आया जाए बंदा उसको सरेआम देख सकता है कि ये मूर्ति टूटी हुई है। उनका आंदोलन चला था। और सर मेरा भी यही सवाल है कि सर बात ये नहीं है कि मूर्ति कब बनी, मूर्ति कब लगानी थी, क्या काम चल रहा था, पर मेरा सवाल ये है कि सर 1 साल तक वो खंडित मूर्ति शहर के बीच में पड़ी रही, वो क्या संदेश देता है? दूध का जो जला होता है ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक और पीता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 8 फीट की मूर्ति हमने बनवाई, वो असामाजिक तत्व हमने तोड़ दी। हमारा सबका, जिसके अंदर दलित समाज के, नायक समाज, धनक समाज, वाल्मीकि समाज, मोची समाज, जीनगर समाज, हमारे रेगर समाज, रविदास समाज, मेघवाल समाज, मजहबी सिख समाज, अन्य सब समाज, खटीक समाज, रेगर समाज, चमार समाज, तमाम लोगों की मीटिंग होकर हमारा यही निर्णय हुआ था कि जब चौक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब अपने इस मूर्ति को बदलेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग चौक का निर्माण करवाएं, बीच में मूर्ति लगा दे, दूसरी मूर्ति को भी कोई असामाजिक तत्व आके क्षति पहुंचा दे, तब क्या, तब अपमान नहीं होता? वो भी तो अपमान हुआ हमारा। इसलिए कि चौक का जब निर्माण कार्य हो जाएगा, जब हम इस चौक का अनावरण करेंगे तब मूर्ति को स्थापित करेंगे। और जब हमारे ही भाइयों ने धरना लगा दिया तो 10 अप्रैल 2022 को हमने मूर्ति लगानी क्यों लगाई चौक के निर्माण कार्य के बीच में, ताकि उन भाइयों को ये ना लगे कि हम किसी भी तरीके का अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, बाबा साहब की बेअदबी कर रहे हैं। अगर हम लोग बाबा साहब की बेअदबी करने वाले, अपमान करने वाले, या उनकी विचारधारा से को फॉलो करने वाले, या उनकी विचारधारा को आगे तक फैलाने वाले लोग नहीं होते, तो 2009 से SC/ST आरक्षण मंच और दलित एक्शन कमेटी लगातार ये मांग कर रही थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चौक को बड़ा शानदार भव्य रूप दिया जाए, चौक को नए सिरे से बनाया जाए और एक भव्य चौक बनाया जाए। लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। आपने कहा कि 2022-21 की बात है जब सेकेंड वेव आ गई थी, पर देश में तब भी आंदोलन चल रहे थे, तब भी किसान आंदोलन चरम सीमा पे था, लोग आंदोलन कर रहे थे। अपने गंगानगर में ही किसानों ने इतनी बड़ी रैली निकाली थी, मार्च निकाली थी, ट्रैक्टर मार्च। अगर आंदोलन करना होता तो वो हो सकता था सेकेंड वेव में भी। पर बात मैंने वही सवाल रख रहा हूँ कि आपने जवाब दिया कि सभी समाज के व्यक्ति आए थे और हमने ये निर्णय लिया था कि इस मूर्ति को नहीं उतारना, कि क्या पता दूसरी मूर्ति लगाएं और वापस खंडित हो जाए। ये आपने इसका जवाब दिया और ये व्यूअर्स को भी समझ आया कि ये सीन था, कि इसलिए आप मूर्ति नहीं हटा रहे थे कि दूसरी मूर्ति अगर लग जाए। पर सर उसको मूर्ति को हटा के अपन चौक को खाली भी तो रख सकते थे, पर वो खंडित अवस्था में मूर्ति, वो एक गलत मैसेज नहीं दे रही लोगों को कि अगर कोई वहाँ से निकल रहा है, कोई बाहर से आया है, कोई दलित समाज का बाहर से आया है, अगर वो ये देखे कि यहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति खंडित अवस्था में पड़ी है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसको नहीं पता, पर वो तो यही देखेगा ना कि वो खंडित अवस्था में मूर्ति पड़ी है। देखिए, जिस कारीगर से जयपुर से हमने मूर्ति बनवाई थी उसने ये कहा था कि मैं नवंबर और दिसंबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको मूर्ति भेज दूंगा। चूँकि ये मूर्ति 4 टन वजनी, 11 फीट की मूर्ति बनाने में कारीगर को समय लगा। बीच में कोरोना के कारण उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री को दोबारा बंद होने के कारण और वहाँ पे कारीगर कम होने के कारण देरी हुई। हमारा ये मानना था, चूँकि दलित एक्शन कमेटी और SC/ST आरक्षण मंच के जो जितने सदस्य हैं और पूरा दलित समाज का 98% हिस्सा जो इस निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ था, 98% हिस्सा जो इस निर्माण कार्य से जो सदस्य जुड़े हुए थे, उन लोगों का यही मानना था, उन लोगों की सबकी एक राय थी कि हम लोग जल्द से जल्द मूर्ति को लगाएं और जल्द से जल्द
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चौक सर्किल का जो अनावरण कार्यक्रम है वो हो, ये हम सबको कितनी खुशी होगी, हम सब कितने प्रफुल्लित थे कि हम इतना भव्य चौक बना रहे हो, जल्द से जल्द चौक का जो है भव्य अनावरण हो, इसके लिए हम भी तो उत्साहित थे। ये चौक का उद्घाटन भी उसी साल होता है जिस साल चुनाव आ रहे हैं। देखिए नहीं, मैं इस बात पे मतलब 3-4 साल हो गए हैं इस बात को, 2020 की बात हुई है। उसके बाद आपको एक बताया है कि जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तो नहाने के टाइम वो साबुन का भी यूज़ करता होगा, पानी का यूज़ करता होगा, उसके बाद वो तौलिए से अपने को सोखता भी होगा, उसके बाद वो पैंट शर्ट पहनता होगा, उसके बाद जूते पहनता होगा, तभी तैयार होता है। या आप किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल ले लो, चाहे किसी हम बॉक्स को निर्माण करते हैं या हम कोई भी अन्य काम करते हैं, एक विधिवत रूप से ही सारा काम होता है। कोई भी चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। आज अगर इस चौक को इतना टाइम नहीं मिलता, आज अगर इस चौक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चौक पर हम इतनी मेहनत नहीं करते, तो जो आज इस चौक पे भव्यता आई है ना, उन सब बातों को जब कोई व्यक्ति जाके चौक को देखेगा, शाम को 6:30 बजे जब वहाँ पे जाएगा, जब म्यूजिकल फव्वारे चलते होंगे और वहाँ पे जय भीम के नारे गूंजते होंगे, बाबा साहब की भव्य प्रतिमा और रोशनी से सजा हुआ जब चौक देखेगा, तो निश्चित तौर पे उनको पता लगेगा ये मेहनत कैसे हुई और इतने दिन क्यों लगे। आप ये कह रहे हैं प्रोसीजर था, धीरे धीरे करके ये कार्रवाई, उद्घाटन आपने करवाया, यही मेरा सवाल था। चुनावी साल के वक्त उद्घाटन हुआ, आपने कहा प्रोसेस, लोग इसको कह रहे हैं कि ये उद्घाटन नहीं था, चाणक्य जी का शक्ति प्रदर्शन था। दलित एक्शन कमेटी हर प्रोग्राम में भारी रही है, इसमें बाकी समुदाय के लोगों को पीछे रखा गया, सिर्फ दलित समुदाय के लोग आए। क्यों आए? क्योंकि दलित एक्शन कमेटी इस प्रोग्राम में भारी रही है और एक तरीके से अशोक चाणक्य जी का शक्ति प्रदर्शन था। बिल्कुल नहीं। SC/ST आरक्षण मंच के साथियों ने, दलित एक्शन कमेटी के साथियों ने बहुत बार प्रयास। मैं आपको बता दूं, ये बिहानी जी ने बोला है, ये शब्द जो बोले हैं ये ज़्यादा बिहानी जी के हैं कि दलित एक्शन कमेटी हर प्रोग्राम में भारी रही और अंबेडकर जी के चौक के जो प्रोग्राम है इसको आम जनता से दूर रखा गया और अशोक चाणक्य जी का ये शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा लगा। सबसे बढ़िया बात तो आपने ये बात बोली कि अगर वो कहते हैं दलित एक्शन कमेटी भारी, तो उसका मतलब ये है कि दलित समुदाय के लोग जागरूक हो चुके हैं, दलित समाज के लोग शिक्षित हो चुके हैं और दलित समाज के लोग संगठित हो चुके हैं, इसका मतलब वो भारी हैं, संगठित हो चुके हैं। तो मैं कोई क्या बोल रहा है इस बात पे ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा। मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच के भाई कालूराम मेघवाल, मैं सवै और हमारी कमेटी के लोगों ने बहुत बार प्रयास किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस चौक का अनावरण करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सर्किल का अनावरण करें, लेकिन उनसे समय नहीं मिल पाया। हमारा ये मानना था, हम सब की ये थिंकिंग थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत के चौक का अनावरण हो तो एक भव्यता आए और बहुत ही विशाल रूप से चौक का अनावरण हो। कालूराम मेघवाल भाई और राजेश निर्माण जी, नंदू चौहान जी, माणी चायल जी और अन्य साथियों ने रिक्वेस्ट की कुलदीप इंदौरा जी से। कुलदीप इंदौरा जी ने आपसी बातचीत की अशोक चाणक्य जी से और उन्होंने समय लिया सचिन पायलट जी से। अब बात आती है कि ये नाम आना कि अशोक चाणक्य का प्रोग्राम था या ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, ये बात भी आ सकती है। तो ये केवल और केवल दलित समाज का प्रोग्राम था, वहाँ पे एक भी झंडा कांग्रेस का हमने नहीं लगने दिया, वहाँ पे एक भी नारा हमने कांग्रेस पार्टी का नहीं लगने दिया। आपने दलित समाज का बोला, पर सर वो चौक अंबेडकर जी हर समाज के हैं। आपने अभी बात करी थी कि अंबेडकर जी को दलित समाज से जोड़ कर रख दिया, पर सर दलित समाज का ही प्रोग्राम था, वो भी गलत है ना कि दलित समाज के अलावा बाकी समाज भी तो आ सकते हैं। वहाँ पे हर धर्म जाति वर्ग समुदाय का व्यक्ति हमने मंच पे बिठाया था। तरसेम गुप्ता जी कौन है? आपने बोला ना कि दलित समाज का प्रोग्राम था, तो मैंने उसके लिए आपसे पूछा। दलित एक्शन कमेटी का प्रोग्राम था, मैंने दलित एक्शन कमेटी का प्रोग्राम बोला है। देखिए किसके मिर्ची लग रही है तो लग रही है। दलित एक्शन कमेटी SC/ST आरक्षण मंच ने आगे आकर इस बीड़े को उठाया, इस बीड़े को उठाकर अंजाम तक पहुंचाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उनको हम फॉलो करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को फैलाने का हम कार्य करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर हम चलते हैं। और अगर कोई कमेटी कोई संगठन आगे आके 2009 से संघर्ष कर रही है और उसको अमली जामा हम 2023 में पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पे वही कार्यक्रम करेंगे। कमेटी तो वही कार्यक्रम करेगी ना, कमेटी वही कार्यक्रम करेगी। अब बात तो ये भी आई थी कि वहाँ पे नीले झंडे लगे हुए थे।
ये जयदीप बयानी जी ने बोला कि वहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं था, सारे जो झंडे थे वो दलित एक्शन कमेटी या फिर मतलब कि नीले झंडे जैसे कि आप बोल रहे हैं वो झंडे थे। सबसे बड़ी बात तो उनको इस बात का नहीं पता है कि नीला झंडा दलित एक्शन कमेटी का नहीं है। नीला झंडा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच है। नीला रंग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच है। लंदन के अंदर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ने गए, वहाँ पे दो तरीके से लोग काम करते हैं। एक तो होती है वाइट कॉलर, एक होती है ब्लू कॉलर। जो वाइट कॉलर के कर्मचारी हैं वो बड़े ओहदे पे होते हैं, जो ब्लू कॉलर के कर्मचारी हैं वो निचले ओहदे पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, श्रमिक वर्ग के होते हैं। बाबा साहब ने वहाँ से एक सोच को देखा कि जो देश के, भारत देश के जो दलित अछूत लोग हैं वो तो हकीकत में फिर देश के अंदर जो उस वक्त की स्थिति थी वो तो ब्लू कॉलर की स्थिति थी। उनसे छोटा काम करवाया जाता था, उनको इन दृष्टि से देखा जाता था। नीला रंग बाबा साहब का पसंदीदा रंग क्यों हुआ? नीला रंग है आसमान का रंग, और आसमान देता है सबको समानता। आसमान नहीं देखता कि वो किसके ऊपर बरसात कर रहा है, किसको छां दे रहा है, किसको धूप दे रहा है। वो सब मानव के अंदर समानता रखता है। आसमान सबको एक जैसा छाया देता है। ये सोचती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। और बौद्ध धर्म के अंदर नीले रंग को बहुत ही शुभ रंग माना जाता है। बाबा साहब ने एक लेबर पार्टी का गठन किया था, उस झंडे का रंग नीला था। तो ये सोच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ये भी तो है कि तिरंगा झंडा तो होना चाहिए था, वहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं था। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में, 26 जनवरी को तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही थी। तिरंगा यात्राएं निकाली, बड़ा अच्छा काम हुआ। देश के तिरंगे का सबने प्यार मोहब्बत से सम्मान किया, अपनापन दिखाया, मोहब्बत दिखाई, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए, तिरंगा का अपमान कितना हुआ। लोगों ने छतों पे टांग दिया, लंबे टाइम तक उतारा नहीं, बाइक पे लगा लिया। ऐसी ऐसी वीडियोज आई है, लोग उस झंडे से बाइक साफ कर रहे हैं। तिरंगा लगाने की एक विधि है, तिरंगा उतारने की एक विधि है। तिरंगा झंडा लगाने के नियम है, तिरंगा झंडा उतारने के नियम है। जब हमने ये बात सोची कि भी अपने तिरंगा भी साथ में लगाएंगे, तो तिरंगे झंडे को लगाते वक्त वहाँ पे ये बात रही कि थोड़ा सा झुका के लगाना पड़ेगा अपने को, खंभों पे, पोल पे थोड़ा सा झुक के लगेगा। और आगे हम लगा नहीं सकते थे क्योंकि हम 26 जनवरी को और 15 अगस्त को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच, दलित एक्शन कमेटी झंडारोहण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सर्किल पर। लेकिन उस वक्त जो पोल वहाँ पे लगा हुआ है, जो पाइप लगी हुई है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो स्टेचू है उसके बिल्कुल सामने है, तो वहाँ नहीं लग सकता था। लेकिन यदि हम वहीं पे तिरंगे झंडे को लगाए थे, तिरंगा झंडा झुका होता, तब यही महानुभाव बोल देते झंडे का अपमान कर दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया। कह रहे हैं जगह नहीं थी वहाँ पे लगाने की। और मैं एक बात बता दूँ, आप यही कह रहे हैं जगह नहीं थी वहाँ पे। जगह सही ढंग से नहीं थी, जगह थी लेकिन हम लगाते तो निश्चित तौर पे झंडा हमारा तिरंगा झुकता। और एक बात तो है, जगह बना सकते थे, अगर झंडा लगाना था जगह बना सकते थे। जहाँ पे झंडे लगे हुए थे उसके साथ एक तिरंगा झंडा लग सकता था। ये आरोप लगा है, ये आरोप लगा है और आपने जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, जिस देश के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, जिस देश के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो सुबह सुबह सफाई का कार्य करता है, जिस देश के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो समुदाय मजदूरी का काम करता है, उस समुदाय के व्यक्ति मिलकर एक कार्यक्रम को करते हैं, एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सर्वधर्म को इज्जत देते हैं, सर्वधर्म के लोगों को स्टेज पे बिठाते हैं। और आज अगर उस पे ऐसा ब्लेम लगे कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, कुछ लोग, कुछ चंद नेता हमें रंग के बारे में बता रहे हैं, तो पहले खुद उनका वो इंटरव्यू देखे अपना कि उन्होंने किस रंग से शुरुआत की है। आज तक दलित समाज ने, आज तक बाबा साहब के जितने भी गंगानगर में फॉलोअर है, हमने किसी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग का अपमान नहीं किया। हम सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और झंडा चाहे किसी भी रंग का हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो, भगवा हो, लाल हो और अन्य भी कोई रंग हो, नारंगी हो, हमने कभी किसी झंडे के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सबका अपना धर्म है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा को फॉलो करे ना।
भारत देश के अंदर भारत का संविधान मूल अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम अपने धर्म को माने, हम किसी धर्म को ना माने, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत उसका अधिकार है। लेकिन कोई भी किसी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय विशेष के झंडे को गलत ना बोले, उसकी विचारधाराओं को। गलत क्या लगा, क्या गलत लगा? नहीं, मुझे लगा कि भी नीले झंडे दलित एक्शन कमेटी की है, पहले आप पढ़ तो लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वही व्यक्ति मान पाएगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ेगा, उनको जानेगा, उनकी विचारधाराओं को जानेगा। ये जानेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नीला कोट पहनते थे, बड़ा प्रिय कलर था उनका नीला। नीला कोट पहनते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। किस लिए पहनते थे? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीले से प्यार था? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीले वस्त्रों से प्यार था, नीले झंडे से प्यार था? क्यों बाबा साहब नीले के प्रति इतनी मोहब्बत दिखाते थे? पहले बाबा साहब को पढ़े, उनको जाने। जयदीप बयानी जी तो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए दलित समाज बाकी समाजों से ऊपर है क्योंकि मैंने उनकी रोटियां खाई हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई कार्य होता है दलित समाज का, उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए सबसे ऊपर दलित समाज है क्योंकि मैंने उनकी रोटियां खाई हैं। तो उसके ऊपर मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि विचारधारा को जाने, एक तरीके क्या पता वो उनकी विचारधारा को फॉलो करते हों, क्या पता वो दलित समाज के बारे में अच्छा सोचते हों। बड़ी अच्छी बात है अगर जयदीप बयानी जी ये बात बोलते हैं कि उन्होंने दलित समाज की रोटियां खाई हैं। ऐसे तो मेरे भी बड़े अच्छे फ्रेंड सर्किल में है, जयदीप बयानी जी के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और हमेशा रहेगी। उन्होंने ये सब आरोप लगाए हैं आप पे? नहीं, कोई मुझ पे, देखो, आरोप उसी पे लगेगा जो कोई काम करेगा। आरोप उन्हीं पे लगते हैं जो व्यक्ति सड़क पर धरातल पर उतर के कार्य करता है। मैं खुश नसीब हूं कि मुझ पे आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं, इट मीन्स मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं। मैं घर पे नहीं बैठा हूं, मैं केवल बोगस बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में केवल मात्र कागजी नेता नहीं हूँ या कागजी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, धरातल पर उतर के कार्य करता हूँ। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी आरोप लगाने से पहले मैं फिर कहूँगा कि पहले उसकी गहनता से अध्ययन करे, उस पर चिंतन करे, फिर आरोप लगाए। आपने ये कहा कि झंडे का इसलिए था कि वहाँ पे जगह नहीं थी, सही ढंग से झंडा लग नहीं सकता था, इसलिए आपने झंडा नहीं लगाया।